हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सार्थ क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग हिंदी के 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो कि 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को इसी टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैं जो सारा आप जो लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, सेम टू सेम यही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, कवर कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी की जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका पहला क्वेश्चन है, पेड़ की कमरा किसकी रचना है। तो याद रखिएगा कि पेड़ की कमरा आपकी विनोद कुमार शुक्ल का रचना है। किसका है पेड़ की रचना? विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। तो आप लोग याद रखिएगा कि B.R. नारायण ने दही वाली मंगम्मा कहानी का अनुवाद किया। किसका किया? दही वाली मंगम्मा कहानी का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, कवयित्री अनामिका का जन्म कब हुआ। कहने का मतलब है कवयित्री अनामिका है, उसका जन्म कितने ईस्वी में हुआ। तो आप लोग याद रखिएगा कि 1961 ईस्वी में कवयित्री अनामिका का जन्म हुआ। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया, आज के क्लास में हम लोग 200 प्लस हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। ठीक है बाबू। अगला सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। घनानंद की भाषा क्या है। तो घनानंद की कौन सी भाषा है। तो याद रखिएगा कि घनानंद की ब्रज भाषा हो जाएगा। कौन सी भाषा हो जाएगा? घनानंद का ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो याद रखिएगा कि आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खोखा के अनुसार सेनों को भी बदल दिया था। किसके अनुसार बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला। तो दारिश नामक सोने के जो सिक्का था, उसे घड़ा जो भरा था, वो किसे मिला। तो आप लोग याद रखिएगा कि वो वारेन हिंगस्टोन को मिला। किसे मिला? वारेन हिंगस्टोन को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया, जो जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोग को रिवाइज करवा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ, बस आप लोग उतना ही याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आप लोग के आ जाएंगे। ठीक है, चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगला सवाल है आपका, दहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो आप लोग याद रखिएगा कि दहते विश्वास हो जाएगा उड़िया भाषा से अनुदित है। किस भाषा से अनुदित है? तो उड़िया भाषा का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप लोग, दूर चट्टान की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। तो रेनर मारिया रिल्के के हो जाएंगे। किस कवि की पंक्ति है दूर चट्टान की ठंडी गोद में? तो रेनर मारिया रिल्के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचनों द्वारा रविंद्र युग के श्रेष्ठतम प्रेम संज्ञा दी गई है। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वनलता सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वनलता सेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सारे प्रश्न जो है काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में आप लोग को इसी से क्वेश्चन टकराने वाला है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय रहा। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का हृदय का शिक्षा रहा। क्या हुआ? हृदय का शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप लोग, अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। कहने का मतलब है, अभिनयों में जो लेखक के 19 दिन का प्रवास रहा, उसमें लेखक ने कितने गद्यों की रचना की। तो याद रखिएगा कि 27 गद्यों की रचना की। कितने गद्यों की रचना की? 27 गद्यों की। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका,
काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो याद रखिएगा कि धरती कब तक घूमेगी आपका राजस्थानी कहानी से अनुवादित कहानी है। किससे है? तो अनुवादित राजस्थानी से है। ठीक है बाबू। अगला सवाल देखिए बुआ जी आप लोग, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पपाती को कौन सा रोग था? तो आप लोग याद रखिएगा कि पपाती को मोनोजाइटिस रोग था। कौन सा रोग था? मोनोजाइटिस रोग। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से जल्दी याद कर लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है, वारेन दंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आप लोग याद रखिएगा कि आपका दुष्चक्र में श्रिता क्या हो जाएगा? दुष्चक्र में श्रिता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रदेश की विधायक पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई थी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो याद रखिएगा कि नगर कहानी आपका सुजाता द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है नगर कहानी? सुजाता द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन, लेखक के अनुसार मनुष्य की नाखून किसके प्रतीक होते हैं? तो लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून जो होते हैं वो पशुता के प्रतीक होते हैं, यानी कि पार्श्वी वृत्ति के प्रतीक, यानी कि पशुता के प्रतीक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। जब भी आप लोगों को क्वेश्चन याद ना हो तो आप हमारी ये वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म? 1907 ईस्वी। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका है, रहीरास किसकी रचना है? तो याद रखिएगा कि रहीरास आपका हो जाएगा, रहीरास आपका गुरु नानक की रचना है। किसकी रचना है रहीरास? तो गुरु नानक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गुरु नानक की कौन सी रचना है प्यारे बच्चों? तो रहीरास हो जाएगा उत्तर से। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? याद रखिएगा कि लक्ष्मी के जो बड़े पुत्र था उनका नाम था अच्युत नाम था। क्या था लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम? अच्युत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला सवाल देखिए आपका है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करती है? कहने का मतलब है एक वृक्ष की जो हत्या जो है उसमें कवि किस शहर को बचाने की बात करते हैं? तो याद रखिएगा आप लोग नदीरों से किसका बचाने की बात करते हैं? तो नदीरों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है, गांधी जी का दक्षिण भारत प्रवास कब से कब तक था? कहने का मतलब है गांधी जी जब दक्षिण भारत आए तो उनका प्रवास कब से कब तक रहा था? तो आप लोग याद रखिएगा कि 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा गांधी जी का दक्षिण प्रभाव? 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? कहने का मतलब है जब पंडित बिरजू महाराज को जो नाटक का अकादमी अवार्ड मिला तो उनकी उम्र कितने वर्ष थी? तो आप लोग याद रखिएगा कि उनकी उम्र थी 27 वर्ष थी। कितने वर्ष में उनको अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 27 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन दिया गया है आपका, कवि ने मालिन किसे कहा है? कहने का मतलब है कवि ने माली और मालिन किसे कहा है, किसको संबोधित इस नाम से किया है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि राधा और कृष्ण को कवि ने माली और मालिन कहा है। किसे कहा है? राधा और कृष्ण को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर रिवाइज करते रहिएगा, एग्जाम में आप लोग को इसी टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, मंगू के अलावा उनकी माँ की कितने संतानें थी? तो ध्यान दीजिएगा कि मंगू के अलावा उनकी माँ की जो थी वो 3 संतानें थी। कितने संतानें थी मंगू
और उनकी माँ के अलावा 3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला है आपका, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था अज्ञेय जी का जन्म? 1911 ईस्वी में अज्ञेय जी का जन्म हुआ था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए आपका है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कहने का मतलब है दिनकर जो लेखक है उनको कौन सी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आप लोग याद रखिएगा कि आपका उर्वशी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उर्वशी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो आप लोग याद रखिएगा कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की आपका व्यक्ति चित्र विद्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आप लोग देखिए स्क्रीन पे, व्यक्ति चित्र इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्ति चित्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन सारा समझ में आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? मतलब पंडित बिरजू महाराज जो लखनऊ में थे वो किस घराने के पीढ़ी के कलाकार थे? तो आप लोग याद रखिएगा कि वो आपका हो जाएगा 7वीं पीढ़ी का कलाकार थे। कौन सी पीढ़ी के कलाकार थे प्यारे बच्चों? 7वीं पीढ़ी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका, अगला सवाल है आपका, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च के देने का निर्णय किया था? तो आप लोग याद रखिएगा कि 50 रुपया देने का निर्णय किया था। कितने रुपया देने का निर्णय किया था? तो 50 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? तो ध्यान दीजिएगा का इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 8वीं सदी से मिलने लगा। कितने सदी से मिलने लगा? तो 8वीं सदी से इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका, क्वेश्चन दिया गया है, बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो याद रखिएगा कि 11 रुपया को बहादुर के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा था। कितने रुपया के चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो 11 रुपया। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा रहा हूँ, आप लोग हमारे वीडियो में बने रहे और शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगला सवाल है आपका, भारत माता कविता में भात का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा कि भात का आपका हो जाएगा यथातथ्य चित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यथातथ्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है, जातीय अस्मिता के दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो जातीय अस्मिता के दृष्टि से इतिहास का प्रवाह हो जाएगा आपका विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन के आवश्यक क्यों मानता है? तो मानता है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में कीजिए क्यों मानता है, ठीक है। हम देखते हैं किसका उत्तर सही होता है। अगला सवाल देखिए आपका है, क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा से संपादित है? तो याद रखिएगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से संपादित है। किससे है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो ये भी क्वेश्चन 2018 के बोर्ड एग्जाम में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग सेम टू सेम जितना मैं आप लोग को करवा रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग बस उतना ही कर लेते हैं तो एग्जाम में आप लोग को 400 प्लस नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहें। देखिए क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने दिया है? तो याद रखिएगा कि ये कहानी के हो जाएंगे सेन साहब ने कहा था। किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था। किसको कहा था? तो खोखा को कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीति कथा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? नीति कथा का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका,
सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? कहने का मतलब है सहजात वृत्तियाँ हम किसे कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कि सहजात वृत्तियाँ आप लोग अनजान स्मृतियों को कहते हैं। किसे कहते हैं सहजात वृत्तियाँ? अनजान स्मृतियों को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका क्वेश्चन है नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख दक्षिण भारत से मिलता है। कहाँ से मिलते हैं नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख? दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है आपका वेतमा दान पत्र किस समय का है? कहने का मतलब है वेतमा दान पत्र कितने ईस्वी में स्थापित हुआ? तो याद रखिएगा कि 1020 ईस्वी में स्थापित हुआ। बहुत पुराना है, 1020 ईस्वी में वेतमा दान पत्र का समय था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका है, प्रश्न देखिए आप लोग, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो बहादुर लेखक के घर से अचानक इसीलिए चला गया क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण लेखक बहादुर के घर से अचानक चला गया था। ठीक है, तो उसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो याद रखिएगा साहित्य के परंपरा का पूरा ज्ञान आपका हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? तो समाजवादी व्यवस्था में। प्यारे बच्चों आप लोग याद करते रहिए ये सारे क्वेश्चन। ठीक है ना। अगला सवाल है आपका है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, तो इसी तरह से आप लोग को दे दिया जाएगा एग्जाम्पल। 4 फरवरी 1937, 4 फरवरी 1936 और 4 फरवरी 1935। तो आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसका पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका क्वेश्चन है, ल मादा मोजोल द अविन्यो किसकी कीर्ति है? तो यह कीर्ति आपका हो जाएगा पिकाऊ की कीर्ति है। किसकी कीर्ति है ये? पिकाऊ का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि लाभ त्रिशूल की धार्मिक प्रयोग कब से कब तक होता रहा? कहने का मतलब है लाभ त्रिशूल का धार्मिक प्रयोग कितने से कितने सदी के मतलब बीच हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा कि ये आपका उत्तर हो जाएगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक चला था। कितने सदी तक चला था? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ये चला था। अगला सवाल देखिए आपका है कि जो मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार का हो जाएगा। किस वर्ग का हो जाएगा? निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। ऑप्शन देखिए आपका इस तरह से दिया गया है, लेकिन आप लोग को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। याद रखना है कि मछली आपका निम्न मध्य वर्गीय परिवार का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पूर्व का नाम पहले से ही जुड़ा है? कहने का मतलब है बिस्मिल्लाह खां जो है उसके साथ कौन सा मुस्लिम का नाम जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा कि आपका मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है। किसका नाम जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों? मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा अहिंसा प्रतिरोध हो जाएगा। कौन सी शिक्षा है महात्मा गांधी के अनुसार? अहिंसा एवं प्रतिरोध की शिक्षा सबसे बढ़िया शिक्षा है, महात्मा गांधी के अनुसार है ये। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जो वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। किसके बिना विष के समान हो जाती है? तो राम नाम बिना वाणी विष के समान हो जाती है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो रसखान के रचना के समय आपका हो जाएगा जहांगीर का राज्यकाल था। ऑप्शन नंबर सी आप लोग देखिए, जहांगीर का रचनाकाल था। किसका था? तो जहांगीर का रचनाकाल था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, स्क्रीन पे देखिए, कवि ने पराजन्य किसे कहा है?
तो बउआ जी आप लोग याद रखिएगा कि कवि ने प्राचीन बादल को कहा है, किसे कहा है, तो बादल को। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इसे जरूर याद करते रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे संबंधित आप लोग को सारे संपूर्ण का ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा। आप लोग बस इतना क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा दूंगा, आप लोग बस उतना करते जाइएगा तो एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आप लोग को आ जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, इनमें से वो भी क्वेश्चन मैं इसमें रखा हूँ, आप लोग ध्यान से इसे पढ़ते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपका, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं, तो प्रेम घन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। किसे मानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका, सवाल है आपका, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, तो याद रखिएगा कि भारत माँ की श्रेष्ठ तुलना कवि ने छायायुक्त चंद्रकुश से कहा है। किसे कहा है, छायायुक्त चंद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मिट्टी की आबोध मूर्ति कौन है, तो जनता है। मिट्टी की आबोध मूर्ति क्या है, तो जनता मिट्टी की आबोध मूर्ति है। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपका है, क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, हिरोशिमा कविता किसकी चित्रण करती है, तो हिरोशिमा आपका हो जाएगा आधुनिक सभ्यता की द्रुता मानवीय विभीषिका का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वीवीआई क्वेश्चन है, फोकस कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक वृक्ष की हत्या कवि किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो याद रखिएगा कि आपका इन दिनों से संचलित है। किससे संकलित है, तो इन दिनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ, तो धमाल के देवी जागरण हो गया। क्या हो जाएगा, धामा के देवरी जागरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि आपका सृष्टि के विकास कथा का प्राथमाक्षर क्या है, तो सृष्टि के विकास कथा का प्राथमाक्षर विफलता पर छल के आंसू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विफलता पे छल के आंसू। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है, ये लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है, तो लौट कर आऊँगा कविता आपका हो जाएगा सही जवाब प्रयाग शुक्ल के द्वारा की गई है। किसके द्वारा किया गया है, प्रयाग शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन दिया गया है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है। कहने का मतलब है मेरे बिना तुम प्रभु जो चैप्टर है किस भाषा में अनुदित किया गया है, तो याद रखिएगा कि आप लोग जर्मन भाषा में अनुदित किया गया है। किस भाषा में अनुदित किया गया है, तो जर्मन भाषा में अनुदित किया गया है। ये सब क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो दही वाली मंगम्मा आपका श्रीनिवास द्वारा रचित लेखक है। किसके द्वारा हो जाएगा, श्रीनिवास द्वारा। अगला सवाल देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, मंगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि मंगम्मा के बहू का नाम था नजम्मा था। क्या था, मंगम्मा के बहू का नाम था नजम्मा था। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे फोकस कीजिए आप लोग, दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो दहते विश्वास राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा अनुदित है। किसके द्वारा अनुदित है, राजेंद्र प्रसाद द्वारा। क्या अनुदित है, दहते विश्वास। अगला प्रश्न देखिए आपका है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो माँ कहानी आपका हो जाएगा, माँ कहानी आपका ईश्वर पेथलीकर द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है, माँ कहानी ईश्वर पेथलीकर द्वारा रचित कहानी है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, मंगू की माँ की कितने संतानें थी, तो 4 संतानें थी। याद रखिएगा कि मंगू के जो माँ थी उनकी कितने भाई बहन थे, 4 भाई बहन थे। कितने थी, 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो याद रखिएगा कि नगर कहानी आपका हो जाएगा तमिल भाषा से अनुदित है। किस भाषा से अनुदित है, तो तमिल भाषा से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है,
पपाती की उम्र क्या थी। कहने का मतलब है कहानी में पपाती की उम्र कितने वर्ष की थी। तो याद रखिएगा कि 12 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी पपाती की उम्र, 12 वर्ष की थी पपाती की उम्र। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो ये कहानी आपका हो जाएगा सौवर दैया द्वारा अनुदित है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखिए, सौवर दैया द्वारा अनुदित है। क्या क्या अनुदित है सौवर दैया द्वारा, तो धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, इस तरफ से भी क्वेश्चन से भी आप लोग को ये जो दिख रहा है, देखिए आप लोग मैं बता रहा हूँ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर जी किस जाति प्रथा के लेखक है। तो याद रखिएगा कि श्रम विभाजन का हो जाएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही। तो भीमराव अंबेडकर जी की भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका निभाई थी। कौन निभाया था, तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि सभ्य समाज की आवश्यकता आपका हो जाएगा श्रम विभाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो क्लास मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। ये क्लास आप लोग कभी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को हूबहू इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, विष के दांत के कहानी के रचयिताकार कौन है। तो नलिन विलोचन शर्मा हो जाएगा। विष कहानी के रचनाकार कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा जी रचनाकार है। अगला सवाल देखिए आपका है, खोखा का दूसरा नाम क्या था। तो आप लोग याद रखिएगा कि खोखा का दूसरा नाम कासू था। क्या था खोखा का दूसरा नाम, कासू। यदि एग्जाम में पूछे जाए तो खोखा का तीसरा नाम क्या था, तो आप लोग तब भी कासू ही लगाइएगा। क्या हो जाएगा, खोखा का तीसरा नाम कासू। ऑप्शन नंबर सी ही लगाइएगा आप लोग। ठीक है, बिल्कुल यही उत्तर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है, मदन किसका पुत्र था। तो आप लोग याद रखिएगा कि मदन गिरधर लाल का पुत्र था। किसका पुत्र था, गिरधर लाल का पुत्र था। किसका पुत्र था, मदन गिरधर लाल का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है आपका, विष के दांत कैसी कहानी है। तो हम लोग जानते हैं कि विष के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। कौन सी कहानी है, विष के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है कि विष के दांत समाज के किस वर्ग के मानसिकता उजागर करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य वर्ग का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, मध्य वर्ग का। 77 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका, फ्रेडर मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिताकार है। तो याद रखिएगा कि फ्रेडर मैक्स मूलर आपका हो जाएगा भारत से हम लोगों ने क्या सीखा, इसका रचनाकार है। कौन है, फ्रेडर मैक्स मूलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास है, मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। तो याद रखिएगा कि मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे। अगला सवाल देखिए आपका है, भारत कहाँ बसता है। तो गांवों में बसता है। भारत कहाँ पे बसता है, तो गांवों में बसता है। बच्चा जी आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, पारसिरिकों में धर्म का क्या नाम है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पारसिरिकों में धर्म का जरथुस नाम है। क्या है, जरथुस। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर इसे रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि इससे मैं आप लोगों के लिए और सारे ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँ। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपके है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। तो हम लोग जानते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है। किस प्रकार के निबंध है, ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस निबंध के रचनाकार है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। किसके है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, अल्पज्ञ पिता कैसे जीव होता है। कहने का मतलब है कि अल्पज्ञ पिता जो होते हैं वो कैसे जीव होते हैं। तो दयावान जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं अल्पज्ञ पिता, दयावान जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दधीची के हड्डी से क्या बना था।
तो दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? इंद्र का वज्र जो है वो दधीची के हड्डी से बना था। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपका है, कामसूत्र किसकी रचना है? कहने का मतलब है कामसूत्र के रचनाकार कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि कामसूत्र के रचनाकार वात्स्ययन। कौन है? वात्स्ययन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है, गुणाकर मूले किस निबंध के रचनाकार है? तो गुणाकर मूले नागरी लिपि के रचनाकार है। किसके रचनाकार है? नागरी लिपि के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप बने थे तो 2 दशक के पहले बने थे। कब बने थे? 2 दशक के पहले बने थे। अगला सवाल है आपका, नागरी लिपि कब एक सर्वाधिक लिपि थी? तो नागरी लिपि आपका कब थी? तो याद रखिएगा कि 8वीं से 11वीं सदी के बीच में नागरी लिपि एक सर्वदर्शिक लिपि थी। कैसी लिपि थी? सर्वदर्शिक लिपि थी। अगला सवाल देखिए आपका है, पहले दक्षिण भारत के नगरी लिपि क्या कहलाती थी? तो सिद्धतम कहलाती थी। क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि सिद्धतम कहलाती थी। याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी के आदि कवि का क्या नाम था? तो हिंदी के आदि कवि का सरहद पार नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी के आदि कवि का नाम सरहद पार हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है, क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है, बहादुर कहानीकार कौन है? बहादुर कहानीकार के लेखक कौन है? तो अमरकांत हो जाएगा। बहादुर कहानीकार के लेखककार कौन है? अमरकांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर आपका हो जाएगा मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है बहादुर? मनोवैज्ञानिक कहानी है। बहादुर कैसी कहानी है प्यारे बच्चों? मनोवैज्ञानिक कहानी है। अगला सवाल देखिए आपका है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो आप लोग याद रखिएगा कि बहादुर अपने घर से माँ के मार के कारण भाग गया था। क्यों भाग गया था बहादुर? अपने घर को माँ के मार के कारण भाग गया था। अगला सवाल है आपका, निर्मला कौन थी? कहने का मतलब है निर्मला कौन थी? तो निर्मला कथाकार की पत्नी थी। कौन थी? निर्मला कथाकार की पत्नी थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपका है, रामविलास शर्मा निम्नांकित में क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा कि रामविलास शर्मा आलोचक है। क्या है? रामविलास शर्मा आलोचक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग फोकस कीजिए, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? देखिए ये क्वेश्चन भी 2015 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि परंपरा का मूल्यांकन का हो जाएगा रामविलास शर्मा हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है, परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? तो परंपरा का मूल्यांकन के पुस्तक से संकलित है। किस पुस्तक से संकलित है? परंपरा का मूल्यांकन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो मध्यम होता है। कैसा होता है? दूसरे के द्वारा नकल किया गया साहित्य मध्यम ने अधम होता है। क्या होता है? अधम होता है। अधम सही जवाब अधम हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, रफल ले आना दार्दो विची और एजेलो किसकी देन है? तो याद रखिएगा कि फ्रांस की देन है। किसकी देन है? फ्रांस की देन है। तो प्यारे बच्चों हम लोग 100 क्वेश्चन अभी तक कवर कर चुके हैं। 100 क्वेश्चन और हम अभी से कवर करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए। जो भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है या फिर डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट का रिप्लाई आप लोग को जरूर मिलेगा। उसके लिए मैं नए वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। क्वेश्चन देखिए आपका अगला दिया गया है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो याद रखिएगा कि बिरजू महाराज की ख्याति नर्तक रूप में है। किस रूप में दिया गया है? नर्तक रूप में। प्यारे बच्चों याद रखिएगा। बउआ जी आपका अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली की नर्तक है? तो याद रखिएगा कि कथक शैली की नर्तक है। बिरजू महाराज किस शैली की नर्तक है? तो याद रखिएगा कि कथक शैली की नर्तक है। अगला सवाल देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 103 दिया गया है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? देखिए आपके पास ऑप्शन है लखनऊ, डुमराव, बनारस
और इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा कि बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ से है। कहाँ से है बिरजू महाराज का संबंध? लखनऊ से। अगला सवाल देखिए आपका है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का लेखक संबंध है। तो सही जवाब हो जाएगा बिरजू महाराज से है। किससे संबंधित है? बिरजू महाराज से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है, अविन्योपात के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी है। अविन्योपात के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। आप लोग जरूर याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, अगला क्वेश्चन पे आप लोग फोकस कीजिएगा, अविन्योपात के गद्य की कौन सी विद्या है? तो याद रखिएगा कि ललित स्थल विद्या है। कौन सी विद्या है? ललित स्थल विद्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अविन्यो किस नदी के किनारे बसा है? तो एग्जाम में आप लोग को इसी तरह से ऑप्शन रहेगा, गंगा, नील, डोन और रोन। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि अविन्यो आपका रोन नदी के किनारे बसा है। कहाँ पे बसा है अविन्यो? रोन नदी के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है, लास्ट त्रिशूल क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा कि लात त्रिशूल आपका ईसाई मत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लात त्रिशूल ईसाई मत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पिकाऊ क्या थे? तो कहने का मतलब है पिकाऊ कौन थे? तो याद रखिएगा कि पिकाऊ आपका चित्रकार थे। कौन थे पिकाऊ? चित्रकार थे। पिकाऊ क्या कौन थे? चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है 110, मछली किस कहानी की रचनाकार है? देखिए ये क्वेश्चन 2014 के बोर्ड एग्जाम और 2017 के बोर्ड एग्जाम दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया और 2025 के भी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन समझिए आप लोग, मछली किस कहानी के रचनाकार है? तो आप लोग याद रखिएगा कि विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा मछली कहानी रचना की गई है। किसके द्वारा किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मछली आपका सामाजिक कहानी है। कैसी कहानी है मछली आपका? तो सामाजिक कहानी है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 112 है, महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है, विश्व के दांत, मछली, नौबत खाने में इबादत और शिक्षा और संस्कृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मछली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मछली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मछली कहानी में आपका हो जाएगा निम्न मध्य वर्गीय वर्ण का वर्णित किया गया है। किसका वर्णित किया गया है? निम्न मध्य वर्गीय वर्ण का जीवन वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संतु नरेश आपस में कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा कि संतु नरेश आपस में भाई भाई है। कौन है संतु नरेश आपस में? तो भाई भाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? देखिए आपके ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी और अमरकांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यतीन्द्र मिश्र है। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? तो आप लोग जानते हैं कि बिस्मिल्लाह खां का असली नाम हो जाएगा अमरुद्दीन खान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमरुद्दीन खान। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए आपका ऑप्शन है काशी में, दिल्ली में, डुमराव में और पटना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डुमराव में हुआ था। डुमराव में किसका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों? बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन पे आप लोग फोकस कीजिए, बिस्मिल्लाह खां का रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तो बालाजी के मंदिर जाते थे। कहाँ पे जाते थे? बालाजी के मंदिर जाते थे रियाज करने के लिए। अगला क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, नरकत का प्रयोग किस वाद्यंत्र में होता है? तो याद रखिएगा कि शहनाई के वाद्य यंत्र में होता है। किसके वाद्य यंत्र में होता है? शहनाई के वाद्य यंत्र में होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आप लोग को वहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सही से आप लोग को याद करना है
और समझना है। आप लोग यदि क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और एग्जाम में आप लोग को काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका अगला है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। कहने का मतलब है शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी है। शिक्षा एवं संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या से ली गई है। तो आप लोग याद रखिएगा कि गद्य की निबंध विद्या से ली गई है। कौन सी विद्या से ली गई है, शिक्षा एवं संस्कृति निबंध विद्या से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा। तो आप लोग याद रखिएगा कि गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा। किसने कहा, रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा जी को महात्मा गांधी कहा। वैसे पहले इनको सिर्फ गांधी के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा नाम दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका है, क्वेश्चन नंबर 23 है, 123 है, राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा किस कवि के द्वारा रचनाकार है। तो ये कवि आपका गुरु नानक के द्वारा रचनाकार है। किसके द्वारा रचनाकार है, गुरु नानक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, काफी इजी क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचना है। तो आप लोग याद रखिएगा कि गुरु नानक की रचना जो नर दुख में दुख नहीं माने, यही रचना है, गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आपका, गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है। तो गुरु नानक के बिना, राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है। किस गुरु नानक के बिना क्या व्यर्थ है, तो राम नाम व्यर्थ, राम नाम के बिना जीवन व्यर्थ है। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपका है, ब्राह्मण का निवास कहाँ होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि काम क्रोधहीन व्यक्ति में होता है। कहाँ पे होता है, काम क्रोधहीन व्यक्ति में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, गुरु कृपा की महती का वर्णन किस कवि ने किया है। देखिए ऑप्शन है घनानंद, रसखान, गुरु नानक और सुमित्रानंद पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरु नानक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है प्यारे बच्चों, गुरु नानक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। तो गुरु नानक सगुन भक्ति धारा के कवि है। किस धारा के कवि है गुरु नानक प्यारे बच्चों, सगुन भक्ति धारा के कवि है। अगला क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रसखान किस काल के कवि थे। तो देखिए ऑप्शन है रीतिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट में पिन कीजिए। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, कमेंट में आप लोग इसे बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए हैं। तो रसखान जो थे वो लेखक दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, तो वज्रभूमि चले गए थे। कहाँ चले गए थे रसखान दिल्ली के बाद, वज्रभूमि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका है, रसखान की भक्ति कैसी थी। तो रसखान की कौन सी भक्ति थी। तो रसखान की सगुन भक्ति थी। कौन सी भक्ति थी, रसखान की सगुन भक्ति थी। बच्चे जी आप लोग जरूर याद रखिएगा कि रसखान की सगुन भक्ति थी। कैसी भक्ति थी प्यारे बच्चों, सगुन भक्ति थी। अगला क्वेश्चन है 132 है, रसखान ने प्रेम अनायिका किसे कहा है। देखिए ये प्रश्न भी आपका जो है 2015 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राधा को। क्या हो जाएगा, राधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राधा। रसखान के प्रेम अनायिका किसे कहा है, तो राधा जी को कहा है। अगला सवाल देखिए आपका है, काफी इजी क्वेश्चन है, रसखान के चित्रचोर कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि रसखान के चित्रचोर आपका कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रसखान के अनुसार चित्रचोर उनके कृष्ण हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए आपका, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रसखान वज्र के वन बागों पर क्या न्यौछावर करने के लिए तैयार था। कहने का मतलब है रसखान के बागों पर क्या न्यौछावर करने के लिए तैयार था। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि तीनों लोग न्यौछावर करने के लिए तैयार था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका क्वेश्चन है, अति सुदो स्नेह को मारन शीर्षक सवैया की रचना है। तो अति सुंदर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घनानंद का रचना है। किसका है, घनानंद के ये रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, घनानंद किस सवैया के रचनाकार है? तो हम लोग जानते हैं कि घनानंद मोह अश्विनी लय वर्षों के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। 200 ऑब्जेक्टिव में से हम लोगों ने 137 ऑब्जेक्टिव को काफ़ी इजी और आसानी से पढ़ा है और याद किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है कि घनानंद किस काल के कवि है? तो हम लोग जानते हैं कि घनानंद रीति काल के कवि है। किस काल के कवि है घनानंद प्यारे बच्चों? रीति काल के आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, घनानंद किस भाषा के कवि है? इसमें क्या पूछा जा रहा है? घनानंद किस भाषा के कवि है। उसमें पूछा जा रहा था घनानंद किस काल के कवि है, तो रीति काल के हो जाएंगे। और घनानंद किस भाषा के कवि थे? तो याद रखिएगा कि ब्रज भाषा के कवि थे। घनानंद किस भाषा के कवि थे प्यारे बच्चों? ब्रज भाषा के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सुजान सागर किसकी कृति है? मतलब कि जो सुजान सागर जो है वो किस लेखक द्वारा रचित ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका घनानंद द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है प्यारे बच्चों? घनानंद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, हमारा है घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? मतलब घनानंद जी जो लेखक थे वो किस बादशाह के मुंशी थे? तो आप लोग याद रखिएगा कि मोहम्मद शाह रंगीले के मुंशी थे। किसके थे? मोहम्मद शाह रंगीले के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वदेशी किस कवि की रचना है? मतलब स्वदेशी जो है उसका लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रेमघन उसका लेखक है। स्वदेशी के लेखक कौन है? प्रेमघन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है, प्रेमधन किसका उपनाम है? कहने का मतलब है प्रेमधन है जो उस किसका उपनाम है? तो याद रखिएगा आपका बद्री नारायण चौधरी का उपनाम है। बद्री नारायण चौधरी का क्या उपनाम है? तो प्रेमघन। इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका है 143 है, प्रेमधन किस युग के कवि थे? तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रेमधन आपका भारतेंदु युग के कवि थे। किस युग के कवि थे प्रेमधन? भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आप लोग फोकस कीजिएगा, जो कि 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो कवि के अनुसार आज के जो वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है वो हो जाएगा भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। क्या नहीं दिखाई पड़ती है? तो भारतीयता। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका, क्वेश्चन दिया गया है, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? तो आजकल के लोग भारत के अंग्रेजी भाषा में बोलना पसंद करते हैं। किस भाषा में पसंद करते हैं? तो अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ तो बच्चों, ये मेरे जो 200 ऑब्जेक्टिव आप लोग को बता रहा हूँ ये आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में जरूर काम आने वाले हैं। आप लोग इसे जरूर रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आप लोग को काफ़ी अच्छा मदद मिलेगा ये सारे क्वेश्चन को हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक है, इसी तरह से मैं और सब्जेक्ट को भी आपके लिए लेकर आऊँगा, जो कि आप लोग का हो जाएगा, साइंस का हो जाएगा, सोशल साइंस का हो जाएगा, और आपका मैथ का भी हो जाएगा, और संस्कृत का भी हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट का मैं इसी तरह से आप लोग का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, अगला सवाल है आपका, भारत माता की कवि की रचना या भारत माता के रचयिताकार कौन है? कहने का मतलब भारत माता की कवि का नाम क्या है, या फिर भारत माता के कवि जो रचना किए हैं उनका नाम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा कि सुमित्रानंद पंत है उनका नाम। क्या है? सुमित्रानंद पंत ने भारत माता के रचना की है। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपका है, सुमित्रानंद पंत कैसे कवि है? तो आप लोग याद रखिएगा कि सुमित्रानंद पंत छायावादी कवि है। कैसे कवि है सुमित्रानंद पंत? छायावादी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासनी है? तो आप लोग याद रखिएगा कि ग्राम निवासनी है। कहाँ की है? ग्राम निवासनी है। अगला क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, भारत माता का आंचल कैसा है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत माता का आंचल धूल भरा है। कैसा है भारत माता का आंचल? तो धूल भरा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है आपका, भारत माता कविता
कवि के काव्य संग्रह किससे संकलित है। मतलब कहने का मतलब है भारत माता कविता कौन से ग्रंथ से संकलित है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ग्राम्य भाषा से संकलित है। किस भाषा से संकलित है? ग्राम्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है, पंत जी का मूल नाम क्या था। कहने का मतलब है पंत जी का पूरा नाम क्या था। तो आप लोग याद रखिएगा कि सुमित्रानंद पंत था। पंत जी का पूरा नाम क्या था प्यारे बच्चों? सुमित्रानंद पंत था। याद रखिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल दिया गया है, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है। तो याद रखिएगा कि जनतंत्र के जन्म का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जनतंत्र के जन्म का कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है जनतंत्र के जन्म का कवि। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। कहने का मतलब है दिनकर जी के जो काव्य का जो मूल स्वर है वो कैसा है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है। कैसा है? ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजतंत्र क्या होंगे। कहने का अर्थ है जनतंत्र में जो कवि के अनुसार राजतंत्र कैसे होनी चाहिए। तो याद रखिएगा कि फावरे और हल होने चाहिए। कैसे होनी चाहिए? फावरे और हल होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। कवि के अनुसार जनतंत्र के जो देवता होते हैं वो किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि किसान मजदूर के कहा जाता है। किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? किसान और मजदूर को, दोनों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकार प्रदान किया था। तो भारत सरकार ने दिनकर जी को पद्म विभूषण अलंकार प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, जो हिरोशिमा के कवि कौन है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है ये भी है। हिरोशिमा के कवि कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि हिरोशिमा के कवि अज्ञेय जी है। कौन है हिरोशिमा के कवि प्यारे बच्चों? अज्ञेय जी को हिरोशिमा का कवि कहा जाता है। अगला सवाल पे आप लोग फोकस कीजिएगा, अज्ञेय किसका पूरा नाम था। तो अज्ञेय आपका सचिदानंद हीरानंद वात्स्य का पूरा नाम था। किसका नाम था? एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्य का शॉर्ट नाम क्या होगा, मतलब छोटा नाम क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि अज्ञेय हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 159 है, हिरोशिमा कहाँ है। हिरोशिमा कहाँ पे स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा कि हिरोशिमा आपका जापान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है हिरोशिमा प्यारे बच्चों? तो जापान इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका है, हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है। तो आप लोग याद रखिएगा कि हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा अणुबम को दिया गया है। किसको दिया गया है? हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा अणुबम। अणुबम ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका क्वेश्चन है, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है। अज्ञेय कहने का मतलब कौन से धारा के कवि है। तो आप लोग को याद रखना है कि अज्ञेय आपका प्रयोगवाद के धारा के कवि है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और प्रयोगवाद ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कैसी कवि है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है आपका, रहस्यवाद, छायावाद, हन्नानवादी और संवेदनाशील। तो कुंवर नारायण आपका हो जाएगा संवेदनाशील कवि हो जाएगा। कौन सा कवि हो जाएगा आपका? संवेदनाशील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कुंवर नारायण है। कौन है एक वृक्ष की हत्या के कवि प्यारे बच्चों? कुंवर नारायण हो जाएगा। बुआ जी आप लोग क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से ली गई है। देखिए ऑप्शन है, इन दिनों, हम तुम, आमने सामने और चक्रव्यूह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इन दिनों से ली गई है। एक वृक्ष की हत्या किससे ली गई है। तो इन दिनों से ली गई है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्वेश्चन है आपका, कुंवर नारायण आधुनिक युग के किस काव्य धारा के कवि है। तो कुंवर नारायण आधुनिक युग के आपका हो जाएगा नया कविता के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नया कविता के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आप लोग फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मानव के रूप में
प्रस्तुत किया है। किसके रूप में प्रस्तुत किया है प्यारे बच्चों? तो मानव के रूप में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है आपका, फोकस कीजिए क्वेश्चन पे आप लोग। हमारी नींद के रचयिताकार कौन है? देखिए, सुमित्रानंद पंत, वारेन दंगवाल, रामधारी सिंह दिनकर और कुंवर नारायण। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट पे बताइए कि जो हमारी नींद के रचनाकार कौन है। ये क्वेश्चन इला के 2 बार आ चुका है, तो आप लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, वारेन दंगवाल किस विचारधारा के कवि है? तो आप लोग याद रखिएगा कि वारेन दंगवाल आपका जनवादी विचारधारा के कवि है। कौन से धारा के कवि है? जनवादी विचारधारा। आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? कहने का मतलब है हमारी नींद जो चैप्टर है उसमें नींद किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा कि नींद आपका गफलत का प्रतीक है। किसका है? गफलत का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी क्वेश्चन है आपका। दुष्चक्र में शीर्षता पुस्तक पर वारेन दंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किससे हुआ था? वारेन दंगवाल को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन है कि हमारी नीत कैसी कविता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि हमारी नीत समकालीन कविता है। कैसी कविता है हमारी नीत प्यारे बच्चों? समकालीन कविता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन है अक्षर ज्ञान किस कवि की रचनाकार है? तो अक्षर ज्ञान आपका अनामिका के रचनाकार है। अनामिका हो जाएगा इसका उत्तर। अनामिका जो है आपके अक्षर ज्ञान के कवि है। कौन कवि है? कौन है? अनामिका है अक्षर ज्ञान के कवि। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अनामिका किस काल की कवयित्री है? तो आप लोग याद रखिएगा कि अनामिका समकालीन काल की कवयित्री है। किस काल की कवयित्री है? समकालीन काल की कवयित्री है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, चौखटे में बेटे का क्या अर्थ है? तो चौथे में बेटे का क्या अर्थ है? तो ये इसका अर्थ हो जाएगा क। क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन दिया गया है, बच्चा कहाँ आकर थम जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि बच्चा द पर आकर थम जाता है। द मतलब दर पर आकर थम जाता है। सीधा आप लोग याद रखिएगा कि द पर आकर थम जाता है। बच्चा कहाँ पे आकर थम जाता है प्यारे बच्चों? द पर आकर बच्चा थम जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कवयित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि के विकास के प्राथमिक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विफलता के आंसू। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 177 है आपका। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जीवनानंद दास बंगला के किस काल के प्रमुख कवि है? तो आप लोग याद रखिएगा कि जीवनानंद दास बंगला के आदिकाल के प्रमुख कवि है। किस काल के कवि है? तो आदिकाल के। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 178 है आपका, कौन सी कविता के रचनाकार जीवनानंद दास जी है? तो आप लोग याद रखिएगा कि लौट कर आऊंगा फिर के कवि के रचनाकार जीवनानंद दास है। किस कवि के है? लौट कर आऊंगा फिर इसके रचनाकार है। अगला क्वेश्चन है आपका, लौट कर आऊंगा फिर कविता का कौन सा भाव प्रकट हुआ है? कहने का मतलब है कि लौट कर आऊंगा कविता में लेखक ने कौन सा भाव को प्रकट किया है? तो आप लोग याद रखिएगा कि लेखक ने मातृभूमि प्रेम का भाव प्रकट किया है। किसका भाव प्रकट किया है प्यारे बच्चों? मातृ प्रेम भूमि का भाव प्रकट किया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका, वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचनाकार है? तो आप लोग याद रखिएगा कि वनलता सेन आपका जीवनानंद दास के श्रेष्ठ कवि के रचनाकार है। किसके हो जाएंगे? जीवनानंद दास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चैनल के अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।
और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये सारे प्रश्न का मदद मिल सके और एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से तैयारी हो सके। आप लोग जहाँ पर भी है एग्ज़ाम में आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए। एग्ज़ाम का तैयारी में आप लोग को काफ़ी ईजी तरीक़ा से करवा दूंगा। यदि आप लोग कुछ नहीं भी आता है तो भी मैं शुरू से आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला है आपका दिया गया है, लौट कर आऊँगा फिर का प्रमुख वर्णन विषय क्या है। तो याद रखिएगा इसका विषय हो जाएगा आपका बंगला की प्रकृति। क्या हो जाएगा? बंगला की प्रकृति। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है जीवनानंद दास कैसे कवि है। देखिए ऑप्शन है रीतिकाल, प्रयोगवादी, यथार्थवादी और आधुनिकवादी। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि जीवनानंद दास एक यथार्थवादी कवि है। कैसी कवि है जीवनानंद दास प्यारे बच्चों? यथार्थवादी कवि है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेनर मारिया रिल्के किस देश का कवि है। तो इंग्लैंड देश के कवि, जर्मनी देश के कवि है। किस देश के कवि है रेनर मारिया रिल्के? तो जर्मनी देश का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका है, मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है प्यारे बच्चों? रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित है। अगला सवाल देखिए आपका है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कवि के रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन देखिए आपको लोगों का 2015, 2018 और 2022 में भी ये 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो याद रखना पड़ेगा कि ईश्वर के बिना नहीं रहेगा। किसके बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं रहेगा प्यारे बच्चों? तो ईश्वर के बिना मनुष्य का अस्तित्व दुनिया में नहीं रहेगा। याद रखना है आप लोगों का। अगला सवाल है आपका है, कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया। कहने का मतलब है कवि जो रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया। तो याद रखना पड़ेगा कि मनुष्यता ने किया। किसने किया? मनुष्य ने किया। अगला क्वेश्चन है आपका, रिल्के की काव्य शैली कैसी है। तो रिल्के की काव्य शैली आपका हो जाएगा गीतात्मा है। कैसी है रिल्के की काव्य शैली? तो प्यारे बच्चों गीतात्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए आप लोग है, रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विद्याओं की रचना की है। तो आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनके अतिरिक्त कहानी और उपन्यास की भी रचना की है। कौन किया है? तो रिल्के ने, रिल्के कवि ने कहानी और उपन्यास की भी रचना की है काव्य के साथ साथ, ठीक है। याद रखना पड़ेगा आप लोग को। अगला सवाल दिया गया है आपका है, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दही वाली मंगम्मा के रचनाकार कौन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीनिवास हो जाएगा। दही वाली मंगम्मा के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों? तो श्रीनिवास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास किस भाषा की साहित्यकार है। तो आप लोग याद रखना पड़ेगा कि कन्नड़ भाषा से है। किस भाषा से है श्रीनिवास? तो कन्नड़ भाषा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर रिपीट कीजिएगा और क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन अगला है आपका, मंगम्मा वर्षों से बारी में क्या दिया करती थी। देखिए ऑप्शन है चावल, दूध, मछली और दही। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि वर्षों से दही डाला करती थी। क्या क्या बारी में दिया करती थी? तो दही। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नजम्मा मंगम्मा की क्या थी। तो पुत्र वधु थी। क्या थी नजम्मा मंगम्मा की? पुत्र वधु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रीनिवास का पूरा नाम है। तो आप लोग को याद रखना होगा कि श्रीनिवास का पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अय्यर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मस्ती वेंकटेश अय्यर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, दहते विश्वास के रचयिताकार कौन है। देखिए ऑप्शन है संवरदैया, सुजाता, सातकोरी होता है और श्रीनिवास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सातकोरी होता है। क्या हो जाएगा? दहते विश्वास के रचनाकार कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो सातकोरी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट सवाल है, सातकोरी होता है कथाकार है तो उड़िया में है। किसमें है सातकोरी कथाकार? तो उड़िया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि लक्ष्मी लक्ष्मण की थी।
तो पत्नी थी। क्या थी? लक्ष्मी। लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी? तो पत्नी थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि लक्ष्मण लक्ष्मण में रहता था। क्वेश्चन है आपका, थोड़ा मिट गया है, लक्ष्मण कहाँ रहता था? तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि लक्ष्मण कोलकाता में रहता था। कहाँ पे रहता था लक्ष्मण? लक्ष्मण कोलकाता में रहता था। और लक्ष्मण कौन था? लक्ष्मी के पति था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, लोग हाँफते हुए किधर दौड़ने लगे? तो टीले की ओर दौड़ने लगे। लोग हाँफते हुए किधर दौड़ने लगे प्यारे बच्चों? टीले की ओर दौड़ने लगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, क्वेश्चन है माँ कैसी कहानी है। ये क्वेश्चन भी 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। 2019, 18, 20 तीनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन 2025 के भी फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा कि माँ कैसी कहानी है। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि माँ आपका गुजराती कहानी है। कैसी कहानी है प्यारे बच्चों? गुजराती कहानी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका है, और लास्ट क्वेश्चन है, माँ कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका आप लोग उत्तर कमेंट में कीजिए कि माँ कहानी के रचनाकार कौन है। मैं देखता हूँ कि किसका इसका उत्तर सही होता है। जैसा कि मैंने बताया कि 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आज की इस क्लास में आप लोग को पढ़ाया बताया। आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये सारे क्वेश्चन के बारे में पता चले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह के ऑब्जेक्टिव के साथ।